हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया को और टेलीकॉम कंपनीज़ को जो कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपफ्रंट पेमेंट कितना जमा कर सकते हैं वो हमें बताइए, और उसके बाद फर्दर किस तरह से आप पेमेंट करेंगे उसके बारे में हमें रोड मैप दीजिए। तब हम डिसाइड करेंगे कि कितना टाइम आपको दिया जाए एजीआर के पेमेंट के लिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज इस बारे में बात करने वाले हैं कि अपफ्रंट पेमेंट के लिए वोडाफोन आइडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं। क्रेडिट स्विस की दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया पर एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने अपफ्रंट पेमेंट को लेकर काफ़ी सारे कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं। उस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, और दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे कि जो हियरिंग अब नेक्स्ट मंथ होने वाली है तब तक स्टॉक की चाल कैसी रह सकती है। दोस्तों, मैं एक पॉइंट आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो हमेशा जो ऑनगोइंग कंसर्न्स होते हैं, जो करंट सिचुएशन होती है उसको एनालाइज करके रिपोर्ट बनाते हैं, और सिचुएशन जब सुधरती है, जब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं तो अपना रिपोर्ट्स को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर देते हैं। तो उन कंसर्न्स को हम जो हाईलाइट किए हैं क्रेडिट स्विस ने वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज। दोस्तों, क्रेडिट स्विस का कहना है कि जो अपफ्रंट पेमेंट की बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही है वहाँ पर वोडाफोन आइडिया को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पॉइंट्स उन्होंने हाइलाइट्स किए हैं कि जो रेगुलेटरी चार्जेस हैं उसके अलावा कंपनी का जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो लगभग करंट फाइनेंशियल ईयर का 11,000 करोड़ के आसपास होगा। और अगर उसमें से वो भी तब है जब वो जो नॉन स्पेक्ट्रम की जो उनकी डेट है उसको वो एक्सक्लूड करें तो उनका 11,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके आसपास होगा। तो वोडाफोन आइडिया के लिए ये अपफ्रंट पेमेंट देना करंट सिचुएशन में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको कहीं से भी इंक्रीमेंटल डेट मिलना इस टाइम बहुत मुश्किल है। और कंपनी ने खुद ये जो है हाईलाइट किया है पॉइंट कि करंट सिचुएशन में कोई भी बैंक उनको डेट नहीं देगा। दोस्तों, कुछ और कंसर्न्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं कि वोडाफोन आइडिया का जो कैश फ्लो है वो FY22 तक तो मैनेज कर लेंगे, पर FY22 के बाद क्योंकि 2 साल का उनको मॉरेटोरियम मिल जाएगा स्पेक्ट्रम का जो डेट है उसको रीपे करने के लिए, पर उसके बाद जब FY22 के बाद जो है उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। हाउएवर दोस्तों, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर ये एजीआर का हैंगओवर ख़त्म होता है तो फिर वोडाफोन आइडिया फर्दर काफ़ी कैश रेज कर सकती है, फंड रेज कर सकती है, स्टेक सेल करके काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ सकते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट जो इनके फंड रेजिंग प्लान हैं और जो रिफंड्स हैं, एक तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का 8,000 करोड़ का, 12,000 करोड़ का इनकम टैक्स रिफंड, और सबसे बड़ा दोस्तों जो 15,000 करोड़ का इनका ऑप्टिक फाइबर का बिजनेस सेल करने का प्लान है। तो वहाँ से ये फंड रेज कर सकती हैं। अगर ये हैंगओवर ख़त्म होता है दोस्तों तो फर्दर आगे आने वाले टाइम में जो ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट कर रहे हैं उसका तो कोई रिलेवेंसी इतनी नहीं रह जाती है। दोस्तों, कुछ कैलकुलेशंस भी क्रेडिट स्विस ने करके बताई है कि वो मान के चल रहे हैं कि ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 200 रुपये तक बढ़ जाता है आने वाले 1-1.5 साल में। तो 28 करोड़ के आसपास कस्टमर पर जो है 250 बिलियन जो है 25,000 करोड़ के आसपास का एबिट इनका बैठता है, जिसमें ये फैक्टर इन कर रहे हैं कि 300 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हो जाएगा लाइसेंस फीस में। उसको फैक्टर इन करके जो एबिट है वो 25,000 करोड़ के आसपास के बैठेगा। तो उसमें दोस्तों ये बता रहे हैं कि कंपनी को 157 बिलियन का डेफर्ड स्पेक्ट्रम और एजीआर का जो ड्यूज है जो कि 47 बिलियन से लेके 116 बिलियन तक से 4,700 करोड़ से लेके 11,600 करोड़ तक, अगर ये डिफरेंट टाइम फ्रेम को लेके चल रहे हैं कि 5 से 20 साल तक मिलता है तो वो थोड़ा कंपनी के लिए मुश्किल होगा। पर दोस्तों, पहली बात तो ये कि 5 साल का तो कोई स्कोप ही नहीं है, 10 साल से ऊपर का ही टाइम मिलेगा, और अपफ्रंट पेमेंट करने के बाद तो 20 साल तो 15 या 20 तो मिलना ही मिलना है, वहाँ उससे कम की बात नहीं होती है। तो वहाँ पर वही कंपनी की लाइबिलिटी 5,200, 300 करोड़ के आसपास बैठेगी, जो कंपनी उस एबिट में आराम से करके जा सकती है। हाउएवर क्रेडिट स्विस ने कुछ पॉइंट्स ये हाईलाइट किए हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट मैं और ऐड करूँगा कि क्रेडिट स्विस की कैलकुलेशन 28 करोड़ कस्टमर के आसपास के बेस को लेके है। हाउएवर अगर ये हैंगओवर उतरता है, जिस तरह से कंपनी एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है, तो कस्टमर बेस भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि वोडाफोन आइडिया के पास क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से वो फंड जनरेट कर सकते हैं। एक तो इंडस टावर डील वाली हमने बात की थी दोस्तों, अगर वो मोनेटाइज होती है 45 करोड़ रुपए वहां से आ सकता है। ऑप्टिक फाइबर बिजनेस 1.6 लाख किलोमीटर के ऑप्टिक फाइबर बिजनेस को सेल को लेकर इनके बड़े इन्वेस्टर से बात चल रही है काफ़ी टाइम से, वहाँ पर भी 15,000 करोड़ का फंड ये मोनेटाइज कर सकते हैं। एक इनका इनकम टैक्स रिफंड का केस चल रहा है 12,000 करोड़ का, और जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट 8,000 करोड़ का एक ये इनका चल रहा है फंड के लिए। पर दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो चारों पांचों चीज़ें हैं
इनमें मोनेटाइज आज ही हो जाए, तुरंत में इनको पैसा मिल जाए हफ्ते 10 दिन में, उसके चांसेस थोड़े कम हैं। और अपफ्रंट पेमेंट के लिए कंपनी को तुरंत फंड चाहिए। तो वहाँ पर दोस्तों 3 ऑप्शंस कंपनी के पास बचते हैं। या तो पेरेंट कंपनी वोडाफोन फंड इन्फ्यूज़ करे वोडाफोन आइडिया में, सेकेंडली कि ये अपनी स्टेक सेल करें, कोई इन्वेस्टर आए स्टेक खरीदे, वहाँ से इनको फंड मिले, और थर्डली ये कहीं से डेट उठाएं। दोस्तों अब ये बात है कि स्टेक इस माहौल में सेल करना और इस प्राइस पे इनके लिए बहुत मुश्किल है। एक तो प्राइस बहुत करेक्टेड है, और दूसरा कोई नया इन्वेस्टर इस अनसर्टेनिटी के टाइम में इन्वेस्ट नहीं करेगा कंपनी में। वो भी हैंगओवर और डेवलपमेंट्स को देख रहा है कि जब वो ये हैंगओवर उतरेगा, एजीआर का ख़त्म होगा, तभी नए इन्वेस्टर्स इस कंपनी में आएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, डेट के लिए कंपनी ऑलरेडी बोल चुकी है कि हमारी जितनी एसेट्स हैं सारी मॉर्टगेज्ड हैं, और 42-43 करोड़ की एसेट्स हमने मॉर्टगेज करके 1 लाख करोड़ की डेट ऑलरेडी उठाई हुई है। कोई फर्दर बैंक इनको डेट नहीं देने वाला है। तो ये 2 ऑप्शंस तो लगभग खत्म हो जाते हैं। अब ऑप्शन दोस्तों बचता है कि पेरेंट कंपनी फंड इन्फ्यूज़ करे। पीछे बात चल रही थी कि 1900 करोड़ के आसपास का फंड वोडाफोन इन्फ्यूज़ करेगी, जो इनका एग्रीमेंट हुआ था जिस टाइम ये दोनों कंपनी मर्ज हुई थी। उस डेवलपमेंट को दोस्तों हमें क्लोजली देखना होगा। पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो हाईलाइट करने वाला ये है कि जब पिछली बार भी इन्होंने 7000 करोड़ के आसपास का फंड पेमेंट किया था, तो प्रोमोटर्स ने फंड इन्फ्यूज़ किया था कंपनी में वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ वोडाफोन को बहुत क्लियर हो चुकी है कि अपफ्रंट पेमेंट अब देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही स्टैगर्ड वे में पे करने का ऑप्शन हमें मिलेगा। बाकी सब चीज़ें अब खत्म हो चुकी है। पर्सनल गारंटी वाली बात खत्म हो चुकी है दोस्तों, कोई सिक्योरिटी बैंक गारंटी दे वो खत्म हो चुकी है। ऑनरेबल कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि आप अपफ्रंट बता दो कितना दोगे, बचा हुआ पेमेंट कैसे दोगे, हम आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम दे देंगे। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को भी हम देखें और जनरल जितने भी डेवलपमेंट हुए सबको हम देखें, तो ये मान के चले कि कंपनी कुछ 5-6-7 हज़ार करोड़ का अपफ्रंट पेमेंट करेगी, और उसके बाद में इनको 15 साल के आसपास का, 20 साल के आसपास का टाइम फ्रेम मिल जाएगा। वहाँ तो दोस्तों अगर ये अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं और वो 15 साल मिल जाता है, तो वो कैलकुलेशंस जो क्रेडिट स्विस ने हाईलाइट करी हैं उसको तो कोई रिलेवेंसी इतनी नहीं रह जाती है। वो तो कंपनी स्टैगर्ड वे में पे कर ही देगी, क्योंकि फिर फर्दर डेवलपमेंट्स भी होंगे, फंड रेजिंग भी होगी, और कस्टमर बेस भी बढ़ेगा कंपनी का। पर मेन चीज़ आती है अपफ्रंट पेमेंट के पार्ट पे। तो दोस्तों इस डेवलपमेंट को हमें बहुत क्लोजली देखना होगा। अब देखना होगा कि इंडस्टार की जो मीटिंग है भारतीय इंफ्राटेल की, वहाँ पर कैसे डेवलपमेंट होते हैं। और कंपनी के पास दोस्तों अभी टाइम फ्रेम 1 महीने का तो है ही लगभग, सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग तक का। और यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों ये भी है कि अब उसके बाद भी इनको टाइम थोड़ा मिल जाएगा, नेक्स्ट हियरिंग के बाद में भी अगर वहाँ जजमेंट नहीं आता है और कुछ हियरिंग्स होती हैं, तो वहाँ महीने 1.5 महीने का टाइम कंपनी के पास होगा अपफ्रंट पेमेंट का अरेंजमेंट करने के लिए। तो वो डेवलपमेंट बस हमें देखना होगा क्लोजली, तब तक जो है स्टॉक थोड़ा रेंज में रह सकता है, वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है। पर रिसेंट दोस्तों सिनेरियोस को देखते हुए लगता है कि वहाँ अपफ्रंट पेमेंट तो जब कंपनी को पता है करना ही है, तो समहाउ वो उसको अरेंज कर लेंगे। अब देखना होगा आगे किस तरह का रोड मैप वहाँ पे आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है, नेगेटिव न्यूज़ है, क्या ये करंट प्राइस में फैक्टर इन है? बिल्कुल दोस्तों, ये करंट प्राइस में फैक्टर्ड इन है। इस तरह की न्यूज़ आएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, स्टॉक 2-4-5% का नेगेटिव मूव दिखाएगा। जैसे हमने देखा आज स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ जाएगा दोस्त, स्टॉक जो है 4-5-6% का अप मूव दिखा देगा। तो स्टॉक मोर ओवर दोस्तों जब तक कोई नेक्स्ट हियरिंग में कुछ मेजर डेवलपमेंट नहीं आता, या किसी और फ्रंट पे कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं आता, इस ही रेंज में रहेगा। एक रजिस्टेंस बहुत बड़ा बन चुका है 11.5-12 रुपये के आसपास में, और नीचे 7.5-8 रुपये के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी के रेंज में ये स्टॉक घूमता रहना चाहिए अगली हियरिंग तक, या फिर कोई जब तक बड़ा डेवलपमेंट ना आए तब तक। दोस्तों अभी तो यही है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो मेरे को क्वेरीज बार बार पूछ रहे हैं कि अभी के लिए तो आप होल्ड करिए, और ये वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहेगी। बाकी अगर आपको एक बार बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप रिस्क रिवॉर्ड वाली मेरी वीडियो एक बार देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दी है कि किस प्राइस पे आपने खरीदा है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ क्या बैठता है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया है। दोस्तों अभी तो ये होल्ड करिए इसको, ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी, और इस तरह की पॉजिटिव रिपोर्ट्स और कंसर्न वाली रिपोर्ट्स यहाँ पर आती रहेंगी जब तक कोई मेजर डेवलपमेंट्स नहीं होता है। तो मैंने भी काफ़ी बार देखा है कि एक ही रिपोर्ट पर एक क्रेडिट एजेंसी बहुत पॉजिटिव होती है, दूसरी बहुत नेगेटिव होती है, और एक ऐसा भी बहुत देखा है कि एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है और 10-15 दिन बाद कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ, उसी कंपनी की, उसी रेटिंग एजेंसी की दोबारा एक बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। तो ये कोई मेजर कंसर्न नहीं है। बट हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने हाईलाइट किया है आपके सामने कि कंपनी के पास अब क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं फर्दर ड्यूज़ को, अपफ्रंट पेमेंट को अरेंज करने के लिए। और दोस्तों समहाउ जो है ये अनसर्टेनिटी ज़रूर है, पर ये जो अनसर्टेनिटी एक सॉल्यूशन की तरफ जा रही है, और सूनर और लेटर इसका सॉल्यूशन जो है आने वाले कुछ वीक्स में
लगभग निकल जाएगा और यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।